हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो स्पेशल है क्योंकि आज का वीडियो जो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 226 है। लेकिन आज इसलिए खास है क्योंकि आज ये हिस्ट्री स्पेशल वीडियो है। खास करके जो आपका गुप्त काल है, जो प्राचीन भारत है, वहाँ से मैं इसमें 50 सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूँ। कितना क्वेश्चन लिया हूँ? 50 सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूँ। और ये अदर एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इसमें डिफिकल्ट है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कितना भी डिफिकल्ट करेगा बिहार दरोगा में, तो इससे ज़्यादा डिफिकल्ट आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं कर सकता है। चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें पूछा गया है कि गुप्त काल में राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था। यानी गुप्त काल में राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था। अगर देखेंगे दोस्तों तो MPPCS 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए मुख्य स्रोत क्या था, तो ये था दोस्तों भूमि कर। क्या था? भूमि कर था। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आपको याद रहना। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर में, इनमें से कौन गुप्तकालीन स्थानीय नगर प्रशासन समिति के अधिकारी और सदस्य थे। कौन गुप्तकालीन स्थानीय नगर प्रशासन के समिति अधिकारी और सदस्य थे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे सार्थवाह, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ, ये जो है स्थानीय प्रशासन समिति के अधिकारी और सदस्य थे। यहाँ से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 3 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का पूछा गया है दोस्तों। 3 नंबर में गुप्त काल में साधारण पुलिस को किस नाम से जाना जाता था। गुप्त काल में साधारण पुलिस को किस नाम से जाना जाता था। तो वहाँ पे 4 भाट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? 4 भाट कहा जाता था। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे, गुप्त काल में दान विभाग का अधिकारी कौन होता था। गुप्त काल में दान विभाग का अधिकारी कौन होता है? अग्रहारिक होता था। कौन होता था? गुप्त काल में जो दान विभाग का अधिकारी होता था वो अग्रहारिक कहा जाता था। यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि बिहार दरोगा या बिहार पुलिस, बिहार का कोई भी एग्जाम की तैयारी बेटर हो, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको रोज आपको जो है नए नए वीडियो एजुकेशनल मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करता है। यानी कुल्यवाप, द्रोणवाप क्या है। तो दोस्तों ये जो है ये भूमाप का एक प्रणाली था उस समय का, ठीक है ना। भारत इतिहास के संदर्भ में प्राचीन भारत से है तो भूमाप था। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, और ये कौन सुमिलित नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, JPSC 2007 में पूछा हुआ है। महासंधि विग्राहक, युद्ध व शांति का मित्र, बिल्कुल सही है। महादंडनायक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, बिल्कुल सही है। विनय स्थिति स्थापक, धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था, ये बिल्कुल सही है। महाअश्वपति, गज सेना का अध्यक्ष होता था, ये बात बिल्कुल गलत है यहाँ पे, तो इस हमको गलत ही चुनना था। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ चुका है दोस्तों 7 नंबर में, गुप्त राजवंश के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सीडीएस 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए कुमारामात्य सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे तथा घरेलू प्रांतों में वे राजा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए जाते थे, ये दोस्तों गलत है, ठीक है ना। कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। गांव के मुखिया का महत्व खत्म हो गया तथा उसकी सहमति के बिना भूमि का लेन देन शुरू हो गया। तो ऑप्शन 1 नंबर दोस्तों 1 वाला सही है। हाँ ये सही है, ठीक है ना। कुमार सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था और जो गांव के मुखिया का महत्व खत्म हो गया था उसकी सहमति के बिना लेन देन शुरू किया गया, ये गलत है। तो ये 1 वाला ही सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? केवल 1 सही हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन को आपको पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवीय अधिकारियों का दावा करते थे, क्या ये सही है? तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपका जो है ये सही है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, ये गलत है। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया था, ये सही है। तो 1 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 9 नंबर में, कला के किस क्षेत्र में गुप्त काल में असाधारण उन्नति हुई थी।
कला के किस क्षेत्र में गुप्त काल में असाधारण उन्नति हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों चित्रकला के क्षेत्र में। किस कला के क्षेत्र में? चित्रकला के क्षेत्र में। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 10 नंबर में कि निम्न में से कौन सा साहित्यक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? निम्न में से कौन सी साहित्यक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो जो मेघदूतम है ये आपका शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। जो मृच्छकटिकम ये शूद्रक द्वारा लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा। तो ये इसका विषय वस्तु क्या था? तो इसका विषय वस्तु था दोस्तों एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है। ये क्या है? ये एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है। कौन सा? मृच्छकटिकम। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 12 नंबर में, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु है। यहाँ पे देखिए विशाख दत्त के द्वारा रचित जो मुद्रा राक्षस है नाटक है एक, इसका विषय वस्तु पूछ रहा है। तो इसका विषय वस्तु आप सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की जो दुर्भी संधियों के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। किसमें? मुद्रा राक्षस में। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दोस्तों ये मिलान चिन्ह वाला क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो निम्न में से सही सुमेलित करें। यूपीपीसीएस 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको शूद्रक बिल्कुल मृच्छकटिकम के लोखा, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस बिल्कुल सही है। कालिदास विक्रमोर्यस्य, ठीक है ना, विक्रमोर्वशीय, ठीक, भवभूपति उत्तर रामचरित, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कूट में देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कूट में बात करेंगे तो ये जो ए वाला यहाँ पे एक ऑप्शन है, ए वाला ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 14 नंबर में, पंचतंत्र के प्रसिद्ध मूल पाठ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंचतंत्र के प्रसिद्ध मूल पाठ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है इस तरह से। यह दृष्टांतों के माध्यम से दर्शाया गया है, यह मूल पाठ है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपको 15 नंबर में, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है। जो गुप्त काल का पुस्तक है नवीनतम, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दोस्तों चिकित्सा से। किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है कि गुप्त काल में वराहमिहिर के प्रसिद्ध पुस्तक बृहत संहिता की रचना की, यह किस विषय पर आधारित है? यानी कि वराहमिहिर के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक बृहत संहिता है, तो इसका किस विषय पर आधारित है? तो ये विषय जो है ये खगोल विज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है? खगोल विज्ञान पर आधारित है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 17 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने दशमलव प्रणाली का विकास किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। देखिए जो दशमलव प्रणाली का स्टार्ट किया गया था ये हमारे भारतीय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो आर्यभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, देखिए क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय रचना के लिए जाना जाता है? आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है तो कौन सा इसमें है? तो कौन? सुश्रुत, यानी डी ऑप्शन सही है इसमें। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। तो 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? इन्होंने किसने कहा था? तो ये कहा गया था दोस्तों आर्यभट्ट के द्वारा। सर्वप्रथम किसने कहा था? आर्यभट्ट ने कहा था। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन में पूछा गया है आपसे कि इनमें कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो ये क्वेश्चन आई होप कि रिपीट हो चुका है। अब औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे सुश्रुत। कौन थे? सुश्रुत थे ये, ठीक है ना, सुश्रुत ही जाने जाते थे। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये रचना है और ये रचनाकार है और ये रचना है, ठीक है ना। आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम लिखा था, बिल्कुल सही है यहाँ से। धन्वंतरी,
नवीनतम लिखा है, ये भी बिल्कुल सही है। ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत लिखा था, ये भी सही है। वराहमिहिर पंच सिद्धांत तक लिखा था या पंच सिद्धांतिका लिखा था, ये भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ऑप्शन होगा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, एकदम बिल्कुल सही सीधा गया है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ABCD का 1 2 3 4, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 23 नंबर में, निम्नलिखित खगोल शास्त्रियों को उनके सही कालक्रम अनुक्रम से लगाए। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक अंदाज से ही लगाना होता है। देखिए आर्यभट्ट, इसके बाद क्या आया था आर्यभट्ट के बाद, तो आर्यभट्ट के बाद जो आया था दोस्तों ये आया था ब्रह्मगुप्त, यानी 1 नंबर पे आपका क्या रहेगा, आर्यभट्ट रहेगा। मैं पहला अक्षर लिखता हूँ। इसके बाद आया था ब्रह्मगुप्त, ठीक है ना, ब्रह्मगुप्त यहाँ पे लगा देता हूँ। और 3 नंबर पे वराहमिहिर आया था, तो यहाँ पे लिख दीजिए वरा, ठीक है ना। तो 1 2 3 कालक्रम के हिसाब से तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। इस क्वेश्चन पे अगर डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 24 नंबर में, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री एवं शूद्र बोलते थे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री एवं शूद्र बोलते थे, तो ये कौन सा भाषा बोलते थे, तो ये बोलते थे प्राकृत। कौन सा, प्राकृत। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 25 नंबर में, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुष की बराबरी थी। तो देखिए जो पुरुष है, पुरुष स्त्रियां दोनों बराबर था, इक्वल ये था, ठीक है। तो ये गुप्त काल में भी था, मौर्य काल में था, चोलों में था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। इन सभी में स्त्री और जो पुरुष था ये बराबर के हकदार थे, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 26 नंबर में, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है, तो ये है दोस्तों दसपुर शिलालेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है, दसपुर शिलालेख से मिलती है। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, गुप्तकालीन समाज में कायस्थ नामक जाति का उल्लेख किस स्मृति में हुआ है। गुप्तकालीन समाज में कायस्थ नामक जाति का उल्लेख किस स्मृति में हुआ है, तो देखिए ये जो हुआ है दोस्तों ये आपका याज्ञवल्क्य स्मृति में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, याज्ञवल्क्य स्मृति में हुआ। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। पूछा गया गुप्तकालीन समाज में कौन सी सामाजिक कुप्रथा, यहाँ पे प्रथा छूट गया, कुप्रथा विद्यमान थी। तो महिलाओं का उपनयन संस्कार बंद होना, ये भी बिल्कुल सही है। अल्प आयु में विवाह होना, ये भी सही है। सती का प्रचलन गुप्त काल में ही था। तो उपरोक्त में से डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त तीनों सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 29 नंबर में, पहली बार किस गुप्तकालीन स्मृति में पत्नी को भी पति का संपत्ति का अधिकारी बताया गया। जो पति का संपत्ति होता था उसमें अधिकारी जो है पत्नी को बताया गया था। कौन सा स्मृति में ऐसा बताया गया था, तो ये दोस्तों बताया गया था याज्ञवल्क्य स्मृति में। किस में बताया गया था, याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया गया था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों में भी चैनल को, दोस्तों में भी ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सुमेलित नहीं है, उनको आपको छांटना है। तो देखिए यहाँ पे पशुपत मत लिंग पूजा बिल्कुल सही है। वैष्णव तथा शैव धर्म भगवान हरिहर बिल्कुल सही है। कालामुख विष्णु ये बिल्कुल गलत है, ये वाला जो है। लकुलिस शिव बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 31 में, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश गुप्त शासक बौद्ध धर्म के उपासक थे, क्या ये सही है। तो बिल्कुल दोस्तों ये जो है आपका सही नहीं है, ठीक है ना। कालिदास की रचनाओं में शिव भक्ति की झलक मिलती है। कालिदास की रचनाओं में शिव भक्ति की मिलती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ से दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। 32 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो यहाँ पे दिनार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, दिनार के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है ना दोस्तों। तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है दिनार। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 33 नंबर में, आरंभ में गुप्तकालीन सिक्कों का वजन था।
जो आरंभ था दोस्तों, वहाँ पे गुप्तकालीन सिक्कों का वजन कितना था? तो 120 से लेकर 121, एक मिनट, और दोस्तों यहाँ पे हम अगर बात करेंगे इसका कि आरंभ में गुप्तकालीन सिक्कों का वजन कितना था, तो वजन जो था दोस्तों इसमें 120 से लेकर 121 ग्रेन जो है, ग्रेन तभी होता था, यानी ग्रेन इतना था, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया था। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम क्या दिया गया था? यानी कि सोने को तो कहा जाता था दिनार, लेकिन जो चांदी यानी रजत कह रहा है, चांदी, चांदी को क्या कहा जाता था? चांदी को कहा जाता था क्या कहा जाता था? चांदी। यहाँ पे रजत मुद्रा पूछ रहा है ना, तो चांदी को जो कहा जाता था दोस्तों, यहाँ पे रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता? रूपक कहा जाता था। और जो सोना था तो इसको दीनार कहा जाता था। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 35 नंबर में, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? सबसे पहले कौन सा सिक्के जारी किए गए थे? किस शासक के द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है सिक्के जारी किए गए थे। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो सिक्का होता है जारी किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका 36 नंबर में, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किसमें संबंधित है? किससे संबंधित है? यहाँ पे गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों वस्त्र उत्पादन से। किससे संबंधित है? वस्त्र उत्पादन से। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 37 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त शासनकाल में रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त शासनकाल में रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादक था? तो देखिए दोस्तों, रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादक था, ये था पाटलिपुत्र। कौन सा? पाटलिपुत्र। ए ऑप्शन सही है यहाँ पे। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 38 में, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। जो आपका वारंगल है ना, वारंगल तीसरी सदी में पूछ रहा है या शताब्दी क्वेश्चन, हाँ तीसरी शताब्दी में किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था दोस्तों लोहे के यंत्रों के लिए। किसके लिए? लोहे के यंत्रों के लिए वारंगल प्रसिद्ध था। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि 39 में, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। तांबे का सिक्का जो जारी किया गया था कौन से गुप्त शासक के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रामगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? रामगुप्त के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 40 नंबर में, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो एसएससी एक बार लिखा गया है, लेकिन ये कम से कम ये 10 बार एसएससी में ही पूछा गया है। ठीक है ना? कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, आपका बुक बता दूंगा कि इस बुक में है। ठीक है ना? तो आप सभी को पता होगा किस बुक का मैं नाम नहीं बताया, नाम बताया हूँ, तो आप अगर पढ़ते होंगे बुक को तो पता चल गया होगा। देखिए यहाँ पे गुप्त काल में किस धातु का सर्वाधिक सिक्के जारी किया गया था? तो सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, 100% इंपॉर्टेंट है। मैं दावा करता हूं कि जिस किताब से आप अभी अगर किताब का नाम बता दूंगा फटाक से उल्टा के देख लोगे। मैं इसलिए किताब का नाम नहीं बता रहा हूं ताकि मुझे कॉपीराइट भी आ सकता है, इसलिए बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 41 नंबर में, फरहान के अनुसार गुप्तकालीन लोग आम आजीवन जनजीवन में लेन देन हेतु किस धातु का प्रयोग करते थे? किस धातु का प्रयोग करते थे? तो ये कौड़ियों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? कौड़ियों का प्रयोग करते थे। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये था दोस्तों आपका ताम्रलिप्ति। कौन सा? ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों पूछा गया है 43 नंबर में, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चोल किस लिए विख्यात थे? तो ये तीनों जगह का नाम है संदर्भ में, घंटाशाला, कदूरा तथा चोल किस लिए विख्यात थे? तो देखिए दोस्तों ये विख्यात थे विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के लिए। किसके लिए विख्यात थे? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के लिए विख्यात थे। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 44 नंबर का, गुप्त काल युग में भू राजस्व की दर क्या थी? भू राजस्व की दर क्या थी दोस्तों?
तो भू राजस्व की दर थी 1/6 भाग, उपज का 1/6 भाग जो था ये भू राजस्व की दर थी गुप्त काल में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर कौन सा होगा, उपज का 6 भाग, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपको 45 नंबर में, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। तो देखिए गुप्त साम्राज्य के द्वारा जो कर रहित भूमि थी ये किसको दी जाती थी, तो ये दी जाती थी ब्राह्मणों को। किसको दी जाती थी, ब्राह्मणों को। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 46 नंबर में, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, क्या कहते थे सिंचाई कर को, तो इसको कहते थे दोस्तों विदक भागम। क्या कहा जाता था, विदक भागम कहा जाता था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे वास्तु वास करने योग्य भूमि, क्षेत्र खेती उपयुक्त भूमि, खील नहीं जोती जाने वाली भूमि, अपहरक जोत की गई भूमि नहीं है। यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे, और ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो कथन सही है दोस्तों, ये कथन है आपका, बालात श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। क्या होता था, साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। बढ़ते हैं 49 नंबर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, दिए गए कथनों को विचार कीजिए। गुप्त काल का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था, शिल्पियों एवं व्यवसायियों का निगम श्रेणी था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये दोनों, इनमें से कौन सा सही है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये दोनों सही है। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 50 नंबर में, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है। प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है, तो ये करता है दोस्तों चवार्क, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।